जय हिंद दोस्तों। आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण एवं सतत विकास देखेंगे। सबसे पहले पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एक वृहद शब्द एनवायरमेंट से हुई है, जिसका अर्थ घेरना या घिरा हुआ होता है। प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जीव एवं उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। किसी जीव या जीवों का यही परिवेश पर्यावरण कहलाता है। यानी सजीवों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों आदि के आसपास अथवा उनके चारों ओर उपस्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पर्यावरण स्थिर नहीं रहता। जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता रहता है। अधिकांश परिवर्तनों को जीवधारी सहन कर लेते हैं। जिस सीमा तक जीवधारी वातावरण में हुए परिवर्तन को सहन कर लेते हैं, उसे सहनशीलता परास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहनशीलता परास कहा जाता है। पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं? इसका अभिप्राय प्राकृतिक परिवेशों से अर्थात भूमि, जल, वायु, पादप और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल को समाहित किया जाता है। और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है? मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। फसल उत्पादन, वाणिज्यिक व्यापारिक संकुल वाणिज्यिक व्यापार संकुल, औद्योगिक संकुल एवं परिवहन संकुल आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। पर्यावरण के संघटक देखेंगे। पर्यावरण के संघटक। पर्यावरण के संगठनों को तीन प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है। नंबर एक, भौतिक या अजैविक संगठक। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? स्थूल, वायु तथा जल एवं उनके उप संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि भौतिक, जिन्हें अजैविक घटक संगठक कहते हैं, उनके अंतर्गत हमें स्थल, वायु और जल इन्हें सम्मिलित किया जाता है। नंबर दो, जैविक संगठन। जैविक संगठन में क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत पादप, पेड़ पौधे, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है ऊर्जा संगठन। ऊर्जा संगठन इसके अंतर्गत सौरविक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की मुख्य विशेषता देखेंगे। जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। किसके कहते हैं? जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। नंबर दो, जैविक विविधता
प्राकृतिक वाष्प तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। नंबर 3, पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। पॉइंट 4, पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है जो विभिन्न जलवायु एवं विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। आगे देखना। नंबर 5, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंध पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? व्यवहारिक संबंधों पर, जैविक और अजैविक पदार्थों के। नंबर 6, पर्यावरण की कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। किस पर करती है? पर्यावरण की कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। 7, पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक देखेंगे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरणीय स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 में येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक टीम पर्यावरणीय डेटा को ऐसे संकेतकों में बदल देती है जो देशों का मूल्यांकन 0 से 100 सबसे निम्न से सर्वश्रेष्ठ के पैमाने पर करते हैं। अगला, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई 2022 के अंदर देखें। वर्ष 2022 की रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष पर है। कौन सा? डेनमार्क शीर्ष पर, यूनाइटेड किंगडम एवं फिनलैंड के अंदर दूसरे और तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत सबसे नीचे है। वर्ष 2020, 2018 एवं 2016 के सूचकांक में भारत 2020 में 168वें स्थान पर था, 2018 में 177वें और 2016 के 141वें स्थान पर था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे हम रियो समिट के नाम से जाने जाते हैं, उसे देखेंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष कब हुआ था? 1972 में। 72 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में पड़ता है, ब्राजील में संपन्न हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई, जो अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि UNFCCC के तहत निधि उपलब्ध कराती है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता है। कौन सा? एजेंडा 21 समझौता किससे संबंधित है? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 से संबंधित है। एजेंडा 21 पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। किस पर संबंधित है? एजेंडा 21 पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। आगे देखेंगे। एजेंडा 21 के मुख्य रूप से निम्न 4 उद्देश्य हैं। कौन से 4? नंबर 1 है जैव विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। दूसरा है विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण।
तीसरा है पूंजी स्थानांतरण को उधार बनाने पर बल देना। और चौथा है सबको खाद, स्वच्छ जल एवं सामाजिक सुरक्षा। पृथ्वी सम्मेलन कब हुए थे? पृथ्वी सम्मेलन Rio+5 में हुआ था 1997 ईस्वी में। न्यूयॉर्क में हुआ था जो कि यूएसए में। Rio 10 2002 को हुआ था जोहान्सबर्ग वर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और Rio 20 हुआ था 2012 रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की थी। कब की थी? पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को गई थी। 18 अक्टूबर 2010 को। अगला कुछ आगे पढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 कब हुआ था? जून 1972 स्टॉकहोम के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसे नाम से जाना जाता है? छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 इससे अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। नोट में देखें, ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे इकोमार्क 1991 से प्रारंभ प्रमाण पत्र दिया जाता है। कब इकोमार्क कब से दिया रहा है? 1951 से प्रारंभ है। आगे देखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। अनुमोदन जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके कब किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम कब हुआ था? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। नोट में देखेंगे, 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। कब बदल दिया गया था? 22 जुलाई 2010 को। अब इसके स्थान पर आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखा गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 18 अक्टूबर 2010 को की गई। 18 अक्टूबर 2010 को। आगे विभिन्न संगठन एवं संस्थान देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, इसकी स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई है थी। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला कहाँ पर है? एक तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद में है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1 है वाटर सप्लाई, नंबर 2 सीवरेज प्लान,
तीसरे है औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध विकास हेतु कार्य करना। अगला है यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। किसके अधीन है? भारत सरकार के अधीन है। तीसरा देखेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण NEA। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करता है। नंबर 4 विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 17 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन है। 5 देखेंगे पर्यावरण संरक्षण एजेंसी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो कि APA। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई थी। कब हुई थी? 2 दिसंबर 1970 को हुई थी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त एजेंसी है। किसकी है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त एजेंसी है। आगे देखेंगे इसका संबंध मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं परिवर्तन से है। नोट में देखेंगे गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसका कार्यकालय 55 से अधिक देशों में स्थापित है। छठा देखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। इसका मुख्य नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। अगला देखेंगे मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा। आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध परस्पर सहभागिता एवं स्वावलंबन पर आधारित रहा है। विभिन्न विचारकों भूगोलविदों एवं पर्यावरणविदों ने मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंध को एक विचारधारा के रूप में विश्लेषित किया है जो पर्यावरण की विभिन्न अवधारणाओं के रूप में प्रकट किए गए हैं। कुछ प्रमुख अवधारणाएं निम्न हैं। नंबर 1 है नियतिवादी अवधारणा। समझिए नियतिवादी अवधारणा F. रेटिजन ने मानव एवं पर्यावरण के संबंध में नियतवादी अवधारणा को जन्म दिया। इनके अनुसार मानव जीवन की प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर माना जाता है। अर्थात मानव की उन्नति अवनति एवं विकास की दर पर्यावरण पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में यह उपनाम प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है ये के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत पर आता है प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। इस अवधारणा में पर्यावरण एवं प्रकृति सक्रिय है और मानव निष्क्रिय है। मानव कैसा है? निष्क्रिय। इस सिद्धांत का प्रभुत्व 1920 तक बना रहा। इसके समर्थक कौन थे? हम्बोल्ट एवं कार्ल रेटर जैसे भूगोल वेता रहे। इस अवधारणा की आलोचना विशेष रूप से फ्रांस के भूगोल विद्ताओं ने की थी। आगे देखेंगे दूसरा
संभववादी अवधारणा। संभववादी अवधारणा क्या कहती है? विडाल डी लाप्लास नियतवादी अवधारणा को आलोचक ने संभववादी अवधारणा को जन्म दिया। इस अवधारणा के समर्थकों में ब्रूच, ईसा मूमेन, एल बेफ्रे एवं डिमाजिया डिमाजिया ने डिमाजिया जैसे भूगोलवेत्ता थे। इसके अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना जाता है। सक्रिय अभिकर्ता माना जाता है। मनुष्य पर्यावरण को इतना परिवर्तन कर सकता है कि पर्यावरण मनुष्य एवं उसके समाज हेतु अनुकूल हो जाए। यानी मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है एवं उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। नोट में संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? एल फेब्रे ने दिया था। तीसरा देखेंगे नवनियतवादी अवधारणा। यह अवधारणा दोनों ही अतिवादी अवधारणाओं का खंडन करती है। ग्रिफिथ, टेलर एवं O.H.K. स्पेट जैसे भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति की एक पक्षीय दोहन की आलोचना की और बताया कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है। इन्होंने प्रकृति के संबंध में रुको और जाओ स्टॉप एंड गो की नीति अपनाने को कहा एवं बताया कि प्रकृति अपनी सुंदरता और अपनी सीमा है। अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपने विकास नीतियों का निर्धारण करें। वस्तुतः टिकाऊ या सतत विकास नव नियतवादी अवधारणा से संबंध रखता है। चौथा था सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा। सांस्कृतिक निश्चयवाद के जनक प्रोफेसर कार्ल ओ सावर थे। कौन से थे? प्रोफेसर ओ सावर थे। इनके अनुसार मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी तकनीक का विकास करता है तथा अपने संसाधनों का उपयोग करता है। इस अवधारणा में मानव की शीघ्रता पर बल दिया गया है। उनके अनुसार मानव स्वयं अपना इतिहास रचता है। हमारी संस्कृति हमारी वर्तमान परिस्थितियों एवं आर्थिक उन्नति को निर्धारित करती है। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रियता प्राप्त की थी, अमेरिका में। अगला देखेंगे पारिस्थितिकी अवधारणा। पारिस्थितिकी अवधारणा देखेंगे। यह अवधारणा पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है तथा यह मनुष्य एवं प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध पर बल देता है। इसके अनुसार मनुष्य एवं प्रकृति के एक दूसरे के साथ सामंजस्य एवं अवलंबन का संबंध होना चाहिए, न कि विनाशी संबंध। मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है, अतः उससे इस ग्रह के प्रबंधन की भूमिका अपेक्षिता है। यह प्रबंधन पारिस्थितिकी संतुलन को कायम करेगा। हमारा पर्यावरण एक बंद तंत्र है। कैसा है? हमारा पर्यावरण एक बंद तंत्र है एवं इसके संसाधन सीमित हैं, जिनके निर्माण की प्रक्रिया धीमी है। अतः इन संसाधनों का उपयोग उच्च तरीके से एवं विवेकपूर्ण होना चाहिए। पर्यावरण में एक अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रण क्रियाविधि होती है, जिसे होमियोस्टिक क्रियाविधि कहते हैं। मनुष्य अपने क्रियाकलापों द्वारा इसमें परिवर्तन करता है। जब यह परिवर्तन सहन सीमा से अधिक हो जाता है तो विभिन्न भयावह समस्या उत्पन्न होती है, जो मनुष्य सहित पूरे प्रकृति के लिए विनाशक होती है। राष्ट्र का विकास एवं स्थिरता पारिस्थितिकी स्थिरता पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे अमेरिका की प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता मिस सैम्पेल के अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। चार्ल्स डार्विन के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। सतत विकास देखेंगे। सतत
निर्वहनीय, निरंतर अथवा स्थायी विकास शब्द का प्रयोग पहली बार आयुसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन फॉर नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। 1987 में WCED वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ने और कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की, जिससे कि यूएनओ ने स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यानी आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वाण या सतत विकास है। अगला, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। 2012 के रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्ष द फ्यूचर वी वांट था। क्या था? रियो 20 का घोषणा पत्र शीर्ष द फ्यूचर वी वांट था। इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को उत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। नोट में देखें, सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा की सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रैडलैंड जो 1987 में दिया हुआ ब्रैडलैंड। कौन थे? ब्रैडलैंड। आगे, स्थायी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान जो कि इम्फाल मणिपुर में है। क्या है? जैव संस्थान तथा विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में है। मणिपुर में सतत विकास के 4 मानक हैं। अंतर पीढ़ीगत समता, अंतर अपीढ़ीगत समता, लैंगिक असमानता एवं वहन क्षमता। नवकरणीय प्रतिस्थापन, अत्यंत निर्भरता, अनुकूलनशीलता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता सतत विकास के मूलभूत विचार हैं। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक एवं नवीनीकरणीय स्रोतों का प्रयोग स्वच्छ ईंधन, पर्यावरण हितैषी तकनीक, पारिस्थितिकी संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शासन की मजबूती आर्थिक विकास को प्राप्त करने की प्रमुख रणनीतियां हैं। आगे देखेंगे। सबके लिए सतत ऊर्जा दस्तक 2014 से 2023 संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। अब पर्यावरण संबंधित दिवस और सप्ताह महा। पर्यावरण दिवस विश्व जल मान्यता जिसे आंध्र भूमि दिवस को मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को और विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को और जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को और तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। आगे, विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को, मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर, वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के बीच में, और विश्व सहकार दिवस 6 अक्टूबर, और विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को, और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर, और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, और वन महोत्सव जुलाई या फरवरी का प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह। वर्ष 1987 की हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट द ब्रेटलैंड रिपोर्ट से सतत विकास की आधुनिक अवधारणा प्राप्त की गई। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में हुआ था, सतत विकास आधुनिक अवधारणा प्राप्त की। वर्ष 1992 रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में हुए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना एजेंडा 21 कहलाती है। रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 के अलावा पर्यावरण एवं विकास संबंधी रियो घोषणा पत्र तथा वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत पर भी सहमति बनी थी। रियो 10 देखेंगे, जोहान्सबर्ग सम्मेलन पृथ्वी या सम्मेलन 2002 में एजेंडा 21 के क्रियान्वयन का लक्ष्य दोहराने के साथ ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी को लागू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। रियो ब्राजील 2012 में मुख्यतः 3 तत्वों पर बल दिया गया था। गरीबी में कमी लाना, क्या लगा था? गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास। आगे रियो 20 में सतत विकास के संबंध में 7 क्षेत्रों का चयन किया गया था। कौन सा किया था? रोजगार, ऊर्जा, सपोषणीय शहर, खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र और आपदा प्रबंधन। आगे द फ्यूजन वी वांट रियो 20 सम्मेलन का संपूर्ण दस्तावेज है। तो इसका है रियो 20 का है द फ्यूजन वी वांट, संपूर्ण दस्तावेज है। इसे सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की समाप्ति के साथ लागू करने की बात कही गई है। 70वें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क 2015 में एमडीजी के स्थान पर एसडीजी 2030 को लागू किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम कौन सा था? ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की थी। किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया ने की थी। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मोसानोबू कौन से? मोसानोबू फुकुओका हैं। विश्व मौसम विज्ञान अभी समय 23 मार्च 1950 को लागू हुआ था। 23 मार्च 1950 को लागू हुआ। जलवायु का सही सूचकांक प्राकृतिक वनस्पति है। आगे
पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरणों के मध्य उनके अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। अर्नेस्ट हेकल ने कब दिया था? 1866 में किया था। हेकल द्वारा निर्मित इकोलॉजी नामावली का ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुआ है, जिसमें ओकस रहने का स्थान तथा लोगो अध्ययन है। आगे चलकर इकोलॉजी को इकोलॉजी कहा जाने लगा। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय भी जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल को ही प्राप्त है। उनके अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रतिक्रिया का अध्ययन है। यूजीन ओडम के अनुसार क्या कहा था? पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। ये किसने दिया था? यूजीन ओडम ने दिया था। आगे देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। आर्थर टेंसले के अनुसार किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय जैसे पृथ्वी के सजीव संगठनों से संबंधित के जीवों तक उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण पृथ्वी के निर्जीव संगठनों से संबंधित में पारस्परिक संबंध होता है और दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों को पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहते हैं। यानी परितंत्र जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं के बीच का संबंध है। पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी की आधारभूत कार्यात्मक इकाई है। यह एकमात्र ऐसी कार्यात्मक इकाई है जिसमें अंतर संबंधित जीवों का समूह और उनका भौतिक या निर्जीव पर्यावरण अंतर्निहित होता है। इसमें जीव मंडल के सभी संगठक अंतर्निहित होते हैं। इसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में जीव मंडल की एक इकाई कहा जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है? एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें सजीव और निर्जीव संगठन अंतर्निहित होते हैं। कौन होते हैं? सजीव और निर्जीव संगठक अंतर्निहित होते हैं। इसमें सजीव और निर्जीवों के बीच अंत संबंध बनाए रखने के लिए भी की जाने वाली सभी क्रिया अंतर्निहित होती हैं। आगे वस्तुतः पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है। कैसा होता है? पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का चयन तथा बहिर्गमन होता रहता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है। अतः यह विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। कितना है? 71%। जयमंडल मिट्टी, सेल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। इसके साथ जीव संबंधित तथा जैवमंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र है। ऐसा है, यह खुला तंत्र है क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक देखेंगे।
प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। कौन से होते हैं? जीवीय एवं अजीवीय। यदि अजीवीय घटक के ऊर्जा पक्ष को अलग रूप से रखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्रों के तीन घटक होते हैं, जो वे जीवीय, अजीवीय और ऊर्जा है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैवीय संगठन तीन हैं। अब पढ़ेंगे उत्पादक। उत्पादक इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। इनका कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचरण करना है। दूसरा, उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों जैसे हरे पौधे अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उत्पादों को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी तथा इन शाकाहारी की जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को मांसाहारी कहते हैं। हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीय उत्पादक कहते हैं। नोट में देखेंगे, उत्पादक जैविक और अजैविक संगठनों के बिचौलिया का कार्य करते हैं। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता देखेंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन, बंदर, हाथी, जिराफ, चूहा आदि। द्वितीय में कौन सी बात करते हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? मांसाहारी, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, बाघ आदि। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता, इसमें वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सांप, चिड़िया, बाज, गिद्ध, शेर, भालू आदि। कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। दूसरा, कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये प्रेडेटर्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। तीसरा है, कुछ जंतु शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, अर्थात सभी कुछ भोजन के रूप में खाते और उन्हें सर्वभक्षी कहते हैं, जैसे मनुष्य कौन सा है? सर्वभक्षी है, सर्वाहारी में आता है, सब खा सकता है। तीसरा, अपघटनकर्ता। ये वे जीवीय घटक हैं जो प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक टूटकर नाइट्रोजन, CO2, लवण तथा फास्फोरस एवं कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृत जीवी, कवक, जीवाणु आते हैं। अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते रहते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। आगे अजैवीय घटक देखेंगे। इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है जो भिन्न जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है। अजैवीय घटक को तीन घटकों में बांटा जाता है, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। अकार्बनिक घटक कौन से होते हैं? देखिए,
इसके अंतर्गत मिट्टी, जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये आदि होते हैं। और अकार्बनिक घटक, इनके इसके अंतर्गत मृत पौधे एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, उनके अपघटन द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया, ह्यूमस आदि आते हैं। अपघटन की क्रिया मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु द्वारा होती है। इनके द्वारा मृत जीवधारियों का कुछ भाग अकार्बनिक रूप में परिणत हो जाता है। ये पदार्थ पुनः हरे पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार के ये जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित किए रहते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजैविक पदार्थों को की जितना मात्रा उपस्थित रहती है उसे खड़ी अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी अवस्था। भौतिक घटक, भौतिक घटन में क्या कहते हैं? इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जल वायु कारक जैसे प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत आदि आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला, आज तो खाद्य श्रृंखला देखेंगे। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिसमें किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जीवों द्वारा खाद्य ऊर्जा का यह प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक ही दिशा में होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। कितना होता है? 10% ही। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम लिंडवान ने दिया था। किसने दिया था? 10% का नियम लिंडवान ने दिया था। प्राथमिक उत्पादक जो कि जैसे हरे पौधे प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता जो कि कौन होते हैं? कवक और जीव एवं जीवाणु अपघटनकर्ता आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं और भक्षक या भोज्य के रूप में संबंध रहते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादकता फाइटोप्लैंक्टन होता है। क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन होता है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है। मानव कैसा है? प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन से होते हैं? चारण खाद्य श्रृंखला, ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भागों का उपयोग करके खाद्य श्रृंखला का आरंभ करते हैं वे चारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। दूसरा है अपघटक खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला 6 होते प्राणियों एवं पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से अपघटक खाने वाले जीवों में तत्पश्चात परभक्षियों में पहुंचते हैं। एक उथले समुद्र के जीवों के समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80% भाग अपघटक श्रृंखला में प्रवाहित होता है। खाद्य जाल, खाद्य जाल देखने क्या होता है? प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती। एक पारिस्थितिक तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखला कहीं ना कहीं आपस में संबंधित होती है। खाद्य एवं खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होते हुए कैसा होता है? खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित होता है। आगे देखेंगे
जैव संचयन, किसी जैव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन कहते हैं। किन्हें कहते हैं जैव संचयन? किसी जैव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रदूषण खाद्य श्रृंखला के भीतर अनिम्नीकरण प्रतिक्रिया अनिम्नीकरण प्रतिक्रिया के माध्यम से विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए उच्चतम उपभोक्ता में संग्रहित होते हैं। संग्रहण की सांद्रता विभिन्न उपभोक्ता स्तरों में क्रम से बढ़ते जाते हैं। जैव संचयन को पार्ट्स पर मिलियन मापा जाता है। किसमें नापा जाता है? पार्ट्स पर मिलियन। जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है। और उसमें देखेंगे अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों से अभिप्राय ऐसे पदार्थों से है जो जीवधारियों के भीतर उपापेक्षित नहीं हो पाते, जैसे डीडीटी, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन आदि होते हैं। जैव आवर्धन, जब जैव अनिम्नीकरण प्रदूषणकारी पदार्थों पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित हो जाते हैं तो उसे जैव आवर्धन की संख्या दी जाती है। जैसे बीएससी, डीडीटी, 2D, T4D, पारा आदि पदार्थ खाद्य श्रृंखला के द्वारा पौधों एवं जंतुओं के शरीर में जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं। ऐसे होते हैं कीटनाशक पदार्थ घुलनशील होते हैं, अतः मनुष्य एवं जंतुओं के वसा ऊतक में संचित हो जाते हैं। श्वसन क्रिया में वसा के ऑक्सीकरण के समय ये पदार्थ उदर वाहिनियों में प्रवेश करके विषैला प्रभाव दिखाते हैं, उसमें कैंसर तक हो जाता है। इसी को देखते हुए कृषि में डीडीटी, बीएचसी, 2,4-D एवं मेलाथियान आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीडीटी जैसे प्रदूषक जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। इनका एक बार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। DDT एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खाद्य श्रृंखला में DDT का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम और द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। यह सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा होता है। जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा होता है। घास स्थल परतंत्र में सांप एक तृतीय होता है, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला को जितने अधिक विकल्प रास्ते होंगे उतने ही तंत्र अधिक संतुलित होगा और उनमें जीवों की संख्या अधिक स्थिर रहेगी। पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है। भारत में उचित पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखने के लिए 33% भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा का प्रभाव होगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव रूपांतरण तथा विसरण ऊष्मा गति के नियमानुसार होता है। ऊष्मा गति के नियम देखेंगे। प्रथम नियम है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकती है, यद्यपि उसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा नियम कहता है
इस नियम के अनुसार ऊर्जा के रूपांतरण की क्रिया में कुछ ऊर्जा परिवर्तन रूप में तंत्र से परिक्षेपित अवस्था में विसरित होती है। सृष्टि में ऊर्जा के अनेक रूपों के निम्न कोटिकरण से अंत में ताप के रूप में ऊर्जा वातावरण में विसरित होती है। किसी भी पारतंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है। अगला, पारस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। कैसा होता है? पारस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। यह प्राथमिक उत्पादों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है और इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। लिंडमैन ने 10% का नियम दिया। इनके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित या स्थिर करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खा जाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। पोषण स्तर पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः तीन से 4 पोषण स्तर होते हैं। ये इस प्रकार हैं। पोषण स्तर 1, स्वपोषित जीव। प्राथमिक उत्पादक पोषण स्तर 2 और प्राथमिक उपभोक्ता होता है पोषण स्तर 3। द्वितीय उपभोक्ता पोषण स्तर 4। सर्वाहारी अंतिम उत्पादक उपभोक्ता होता है। अपघटक उपयुक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखाया जाता है तो इसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा था। इसने दिया था चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा था। पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जीव का पिरामिड, और दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड, और तीसरा होता है संचित ऊर्जा का पिरामिड। तो जीव संख्या के पिरामिड देखेंगे। जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्याओं के संबंध के बारे में बोध होता उसे जीव संख्या पिरामिड कहते हैं। संख्या कहते हैं तंत्र प्राथमिक जो विभिन्न श्रेणी के पिरामिड जीव संख्या कहते हैं। यहाँ से ऐसे चित्रों का आधार भाग सदैव प्राथमिक उत्पादकों की संख्या बतलाता है। आधार के ऊपर के भाग क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या बतलाते हैं। ये पिरामिड सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि जीव संख्या का पिरामिड कैसा हो सकता है? सीधा व उल्टा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 2, जीव भार का पिरामिड। जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध के बारे में बोध होता है उसे जीव भार का पिरामिड कहते हैं। जीव भार के पिरामिड भी सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जीव भार का पिरामिड कैसा भी हो सकता है? सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वन व घास स्थल पाचतंत्र के पिरामिड सीधे बनते हैं। वन के और घास के। वन और स्थल और पाचतंत्र के पिरामिड कैसे बनेंगे? सीधे बनेंगे। एक तालाब के पाचतंत्र का जीव भार का पिरामिड उल्टा बनेगा। तालाब का कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादों की संख्या
अधिक होते हुए भी भार कम होता है। तीसरा, संचित ऊर्जा का पिरामिड। जो पिरामिड किसी पारतंत्र के विभिन्न पोषण स्थलों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण का बोध कराता है, उसे संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। यह ऊर्जा प्राय एक इकाई भाग में एक निश्चित समय में दिखाई देती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। सदैव सीधा बनता है क्योंकि इसमें समय का सदैव ध्यान रखा जाता है, जो लगभग निश्चित होता है। आगे जैव भू रासायनिक चक्र देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्र पाए जाते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है गैसीय चक्र, एक O2 N2O का चक्र, और दूसरा है अवसादी चक्र। इसमें कॉपर, पोटेशियम, सल्फर और पोटास चक्र है। जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। जल चक्र को किसमें किया है? ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। जैव अनुक्रमण देखेंगे। एफ क्लीमेंट ने, किसने? एफ क्लीमेंट ने वर्ष 1916 में पौधों को विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी। उनके अनुसार अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही नियत तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। ओडम नामक विज्ञान ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम निम्नलिखित है। पहले बताया निम्नीकरण, फिर प्रवास, स्थापना, फिर प्रतिक्रिया, फिर होता है स्थिरीकरण। पारिस्थितिक अनुकरण अनुक्रमण देखने भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। पारिस्थितिक संक्रमण देखने अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू वेनेट द्वारा दिया गया। उन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एंड एडाप्टेशन में प्रस्तुत किया। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शियर कहते हैं। शियर किसे कहते हैं? समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शियर कहते हैं। पारिस्थितिकी पदचाप पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्यों को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदचाप कहलाती है। पारिस्थितिकी पदचाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर है। पारिस्थितिकी पदचाप के अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का मापन किया जाता है। अगला अभिवेकशील जीवनशैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, पदचाप के आकार को बढ़ा देती है। पारिस्थितिकी पदचाप
पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। प्रत्येक वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति आर्थिक मूल्य के रूप में को कार्बन का सामाजिक मूल्य कहते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं निम्न 5 प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। पहला है व्यवस्था सेवाएं, खाद्यान्न एवं जल का उत्पादन। दूसरा कहता है नियंत्रण सेवाएं, जलवायु और रोग का नियंत्रण। तीसरा कहता है समर्थन सेवाएं, पोषण चक्र और फसल परागण। तीसरा कहता है सांस्कृतिक सेवाएं, आध्यात्मिक शैक्षणिक मनोरंजन। पांचवा कहता है संरक्षण सेवाएं, विविधता अनुरक्षण। विविध यूकोलिप्टिक के वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। अर्नेस्ट नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी नेसे की संकल्पना को ग्रीनले ने प्रतिपादित किया। स्तर जल के आवास लैंडिंग आवास के अंतर्गत आते हैं। इसके स्तर जल के आवास लैंडिंग आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय आदि। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुपात कौन सा है? मैग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है और हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को एवं थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। इकोमार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन, जो कि अमेरिकी जीव वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ ऑस्ट्रेलिया ने की। पलाचीमाला का संबंध केरल से है। कहां से समझा? पलाचीमाला का संबंध केरल से है। तीसरा है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। अतीत के करोड़ों वर्षों के दौरान अनवरत सक्रिय रहने वाली विकास की जैविक प्रतिक्रियाओं की देन जैव विविधता है। जैव विविधता जीवन का आधार है। यही पर्यावरण में समय के साथ धीरे एवं तेजी से होने वाले परिवर्तनों के विरुद्ध लड़ने के लिए जैविक पदार्थ उपलब्ध कराने में सक्षम होती है। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथम रेमंड एफ दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तन कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WG रोमन ने 1985 में किया। यद्यपि संकलनात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रसिद्ध
कीट वैज्ञानिक विल्सन ने 1986 में जैविक विविधता पर अमेरिकन फोरम के लिए प्रस्तुत प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन परिषद को जैविक विविधता की जगह जैव विविधता शब्द का सुझाव दिया था। रियो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया। उनके अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। यह तात्पर्य है कि जैव विविधता एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता का सम्मिलित रूप है। नोट में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011, 2010, 2020 के दस्तक को जैव विविधता का दस्तक घोषित किया। जैव विविधता के स्तर प्रथम है आनुवंशिक विविधता आधार जीन्स और जाति विविधता आधार जातियों के बीच की विविधता और समुदाय एवं पारिस्थितिक विविधता में आधार समुदाय व पारतंत्र के बीच की विविधता। आनुवंशिक विविधता देखेंगे अब किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को आनुवंशिक विविधता की संख्या दी जाती है। आनुवंशिक विविधता जैव विविधता की संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत कर रही है। प्रजाति विविधता जीवित प्राणियों में जो विविधता विद्यमान है उसे प्रजाति विविधता कहा जाता है। उच्चतर अंशांशों की तुलना में निम्नतर अंशांशों और उच्चतर उन्नतांशों चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों जो घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि घाटियों और भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है। भारत का मानसूनी प्रदेश प्रजाति विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। हिमाच्छादित तथा मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल है। पारिस्थितिकी विविधता प्राकृतिक वास पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रकार प्रक्रियाओं के मध्य अंतर आदि को पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह एक जल चक्र की पृथक पृथक पद्धतियां होती हैं। फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न जैव विविधता उत्पन्न होती है। नोट में 22 मार्च को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में विशाल विविधता वाले देशों में भारत का प्रथम स्थान 8वां एवं एशिया में चौथा है। यह जीव जंतुओं में भी समर्थ है और दर्ज की गई उभयचर प्रजातियों में से लगभग 62% भारत के लिए स्थानिक है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। जैव विविधता का मापन जैव विविधता के मापन से तात्पर्य प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से है। जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में हेरेटिकर ने किया था। आगे अल्फा विविधता देखेंगे। अल्फा विविधता जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। इन्हें आवासीय क्षेत्र। बीटा विविधता किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता
विविधता की उपमा प्रदान की जाती है। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के आवागमन की दर को, अर्थात किसी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी एक प्रवास स्थान में प्रजातियों के प्रवेश व निकास की दर को प्रदर्शित करती है। तीसरा है गामा विविधता। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतर संबंध का ज्ञान गामा विविधता कहलाता है। यह विविधता अल्फा एवं बीटा विविधता के अवयवों को गुणनफल होता है। यह भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। अगला है जैव विविधता प्रवणता। जैव विविधता प्रवणता उस क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप एवं प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है, इसीलिए इनको अनुकूलतम वायु भी कहा जाता है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता किस तरफ बढ़ती है? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। उच्चतर अंशांशों की तुलना में निम्नतर अंशांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। कहाँ से होती है? उच्चतम अंशांशों की तुलना में निम्नतर अंशांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है।